नमस्कार दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री लगभग कंप्लीट कर ली है। अभी उसमें कुछ बातें बची हुई हैं जो अपन इसको कंप्लीट करने के बाद में हम देखेंगे उसको, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड ही चीज़ें हैं, इसलिए पहले अपन इन चीज़ों को पढ़ेंगे। वो एक क्लास से अपन एक्स्ट्रा कर लेंगे, जिसमें मैंने शुरू में बता दिया कि रेडियन और डिग्री के अंदर जो कोणों के माप जो थे वो पढ़ने हैं, उन पर आधारित एक प्रश्न आता है जो वो अपने को देखना है, तो वो अपन देख लेंगे, क्लास कर लेंगे उससे। अब देखो बात आती है अपनी कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनको अपन पढ़ने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है ये अपना 12th क्लास में यूं का यूं है। 12th क्लास के लिहाज से अगर बात करें तो इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, कभी 4 के पूछे जाते हैं, कभी 5 के पूछ ले जाते हैं। और आजकल राजस्थान बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो उसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं उसमें, और आपके लघुतरात्मक भी आते हैं, अति लघुतरात्मक भी आते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं, तो छोटे प्रश्न भी इसमें से पूछे जाते हैं और बड़ा प्रश्न भी इसमें से आता है। अब बात अपन कंपटीशन के लिहाज से करें तो कंपटीशन में भी इसमें से 1% तो कम से कम आता ही है, नहीं 2-3% भी कई बार इसमें से देखने को मिलते हैं अपने को। और बहुत ही ईजी सा कंसेप्ट है, अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो ये बहुत कठिन भी बन जाएगा। इसमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो पीछे हमने फॉर्मूले पढ़े थे वही फॉर्मूले इसमें से काम में आने वाले हैं, उन्हीं से फॉर्मूले सारे ये बनेंगे, और वो फॉर्मूले अगर याद है तो हमारा ज़्यादातर काम इसमें हो जाएगा। अब देखो हम पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अभी तक हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात बोल रहे थे हम, sin x cos x tan x sec x cosec x, और इन सभी को, इन 6 थे अपने पास और इनको हम बोल रहे थे त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों को, और अगर हम ये कहें कि कोई एक ऐसा संबंध बता दें, जैसे मान लो कि अगर कहे कि भी f(x) बराबर हमने sin x लिखा, ठीक है, sin x को एक sin x है उसको हमने f(x) लिखा, अभी तक मैं इसको फलन नहीं बोल रहा हूँ, एक बार समझने की कोशिश करें। sin x है और इसमें कहा कि f जो है वो r से r में डिफाइन है, ठीक है, और f(x) बराबर sin x दिया। अब इसका मतलब ये हुआ कि f एक ऐसा संबंध है, क्या संबंध है, वो संबंध r से r में तो परिभाषित है, ठीक है, और वो संबंध क्या है कि उस संबंध इन दो प्रकार की, एक संख्या इनमें से होगी, एक संख्या इसमें से होगी, इन दोनों संख्याओं में जो संबंध देगा वो संबंध इससे निर्धारित होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं इसमें से π/2 उठाऊं, ठीक है, और मैं साइन में रखूं sin π/2, तो वो आता है 1, तो इसका मान ले लो 1, तो π/2 और 1 के अंदर एक संबंध हो गया, ठीक है, इस संबंध को ये f बता रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर बात आती है कि f हमने एक नया नाम लिया है यहाँ फलन, हालांकि फलन अपने न्यू का टॉपिक है, अपने 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है, हम इसको पढ़ेंगे, संबंध भी पढ़ेंगे, फलन भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ एक छोटी सी बात, बस एक डेफिनेशन बता के इसको खत्म करूँगा। इसमें अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो केवल इसकी जो अभी तक पढ़ के आए हैं उससे संबंधित बातें वो पढ़ेंगे। बाकी जो इसका स्टार्टिंग का जो मतलब जो चीज़ ये बन के कहाँ से आई है वो चीज़ अगर पढ़ेंगे तो वो जब हम फलन हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ से हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो कि फलन क्या होता है, पहले तो इसकी मैं परिभाषा की बात कर लेता हूँ कि फलन क्या है। ये एक संबंध है, और ये संबंध एक ऐसा संबंध है जो एक कोई अपने पास समुच्चय ये दे दिया, दूसरा समुच्चय हमारे पास ये दे दिया, ए और बी दो समुच्चय दे दिए। अब इसमें यह कहा कि ए से बी के अंदर एक संबंध है, ए से बी में एक संबंध है, कौन, एफ, और वो इस प्रकार से है, स्पेशल प्रकार का संबंध है कि वो इस प्रकार से है कि इसके एक अवयव, इसका एक अवयव बी के केवल एक ही अवयव संबंध रखेगा, ठीक है, एक अवयव का केवल एक ही संबंध, एक ही अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो संबंध है वो क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। अगर इस एक अवयव का दो के साथ अगर संबंध हो गया तो वो फलन नहीं कहलाएगा। एक अवयव का और बी जो आपका ये प्रांत हो गया, इसको सहप्रांत बोलेंगे, तो ये कहेंगे कि ए के एक अवयव का बी के एक अवयव से संबंध अगर है तो वो जो संबंध है उसको कहते हैं फलन, ठीक है। तो यहां पर देखो कि f(x) बराबर हमने sin x लिया, और ये sin x जो है ये sin क्या बताएगा, ये एक संख्या इसमें से और एक संख्या इसमें से, इन दोनों के अंदर संबंध बता रहा है कि भाई π/2 और 1 आपस में संबंधित होंगे, किससे, इसी सहायता से,
ठीक है। तो ये संबंध बताने वाला जो है इसी को, ये जो संबंध हुआ इसी को अपन बोलते हैं फलन। ठीक है, तो फलन की परिभाषा समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी कि फलन क्या है। एक संबंध है जो दो समुच्चयों के अंदर आपको संबंध बताएगा, दो समुच्चयों के जो अवयव हैं उनको आपस में संबंध बताएगा, और वो संबंध ऐसा होगा कि एक अवयव का जो समुच्चय ए है उसके एक अवयव का समुच्चय बी के एक अवयव के साथ में संबंध होगा। ठीक है, अब ये तो गया फलन, और अब इन फलनों को मैंने लिखा है, ये फलन अपने पास sin x cos x tan x cot x sec x cos x, आगे से हम इनको फलन बोलेंगे कि भी ये त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन है ये, और फलन है तो फिर क्या होगा, इनके लिए दो समुच्चय आपको दिए मिलेंगे। ठीक है, ए बी कह देगा या आर आर कह देगा कि भाई एफ जो है वो हमेशा इस प्रकार से इसको डिनोट करेंगे कि ए से बी, या कहेगी एफ आर से आर में परिभाषित है। ठीक है, इस प्रकार से कि एक इसका प्रांत होगा और एक इसका सहप्रांत होगा। ठीक है, प्रांत के अवयव सहप्रांत के अवयव से किसी न किसी संबंध से आपस में संबंधित होंगे और उस संबंध को अपन बोलेंगे फलन। ठीक है, फलन की हम डिटेल में चर्चा करेंगे, पूरा का पूरा अपना कंसेप्ट है और बहुत ही ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाला है केवल इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद में हम यहाँ पहुँचेंगे कि अपने जो अलजेब्रा का पार्ट है, सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये तीनों के तीनों टॉपिक हैं वो अपन सेट से शुरू करके, क्योंकि सभी तीनों आपस में रिलेटेड हैं, उनको अपन कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं वो तो अपन ये पढ़ रहे हैं। अब हमने क्या देखा कि sin x cos x tan x cot x sec x cos x, हम इनको कह रहे हैं फलन, त्रिकोणमितीय फलन कह रहे हैं। अब ये त्रिकोणमितीय फलन है तो इनके लिए क्या कहा, ये प्रांत होगा, ये सहप्रांत होगा। फलन के लिए दो चीज होंगी, एक प्रांत होगा एक सहप्रांत होगा। ठीक है, अब देखो ये फलन जो है ये sin x, अब ये प्रांत क्या होगा, जैसे sin x की मैं बात करूं, sin x की बात करूं तो sin x का प्रांत क्या होगा, तो ये प्रांत और परिसर की भी अपनी चर्चा होगी जब हम 11th क्लास के अंदर जब फलन पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रांत और परिसर की बात भी होगी, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बार इसको बस अपने इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर क्या है, sin x मैंने लिखा, और अब देखो x के वे सभी मान आप इसमें रखते जाओ, और साइन कि अगर उसके ऊपर ऑपरेट करोगे, यानी साइन की अगर उसमें वैल्यू निकालोगे, यहाँ एक्स की को वैल्यू रखी, और जैसे मान लो कि आपने एक्स इक्वल टू 1 रखा तो साइन 1 की वैल्यू आपने लिखी, और वो साइन 1 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू आएगी। तो इस प्रकार से आप एक्स के मान रखते जाओ, एक्स के मान रखने बाद में आपके पास साइन अगर उसकी वैल्यू देता है, साइन उसकी वैल्यू देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के वे सभी मान जिनके लिए साइन जो है वो डिफाइन हो जाए, यानी कोई इनको मान अपने को दे दे, तो एक्स जो है वो क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ठीक है, तो प्रांत में क्या कहेंगे, अब देखो यहां पर मैंने लिखा प्रांत में आर, तो आप कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, एक्स में कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो अपने को साइन एक्स का कोई ना कोई मान मिल ही जाएगा। ठीक है, अब साइन एक्स का मान जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, अब देखो मैं एक बार इसके लिए थोड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ और उसके बाद में बाकी के ग्राफ नहीं बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ के लिए अपन कभी अलग से क्लास करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगेगा। और वैसे अगर आप देखना चाहें तो 11th क्लास की जो अपनी बुक है उस बुक के अंदर, और इनको अपन देख सकते हैं, उस बुक में बने हुए हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। लेकिन मैं साइन एक्स के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो एफ एक्स बराबर हमने एक फलन लिखा है साइन एक्स, और ये अपनी एक्स एक्स हो गई, ये अपनी वाई एक्स हो गई, और ये अपना ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु। इस साइड जो मैं ले रहा हूँ π/2, पाई 3π/2 और 2π, इस साइड में ले रहा हूँ -π/2, पाई -3π/2 और 2π। ठीक है, यहाँ ऊपर 1 2 3 और नीचे -1 -2 -3, इस प्रकार से। अब देखो आप x की वैल्यू रखो, इसमें x बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये अपने पता है, तो एक पॉइंट तो आ गई ये। ठीक है, अगर हम x बराबर π/2 रखते हैं तो साइन π/2 यानी साइन का मान 1 होता है, 1 होता है, इसका मतलब एक मान पॉइंट अपने को ये मिल गया। ठीक है, फिर x इक्वल टू पाई रखो तो साइन पाई यानी साइन 180 का मान 0 होता है, तो एक पॉइंट अपने को ये मिल गया। ठीक है, फिर साइन 3π/2 यानी साइन 270, और साइन 270 का मान जो है -1 होता है, ये मैं बता चुका हूँ, तो -1 ये रहा, यानी एक पॉइंट अपने को ये मिल गया। फिर 2π रखो, साइन 2π मतलब साइन 360, साइन 360 का मान वापस 0 पहुंच गया, तो साइन 0 का जो होता है वही 360 का होगा, तो ये 0 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस साइड चलो, साइन -π/2 रखोगे, एन एक्स की जगह -π/2 रखोगे तो साइन -π/2 यानी माइनस साइन π/2, साइन -π/2 इज इक्वल टू माइनस साइन
पाई/2 और साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये इतना आ गया, -1 आ गया, -1 आ गया, इसका मतलब पॉइंट अपने को मिल गई ये, ठीक है। फिर आप माइनस पाई रखोगे, माइनस पाई रखोगे तो क्या आएगा, माइनस पाई रखते ही आएगा माइनस साइन पाई, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो वापस ये पॉइंट मिल गया। फिर साइन -3π/2, साइन -3π/2 यानी माइनस साइन 3π/2, और माइनस साइन 3π/2 का मान होता है -1, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो ये आ गया प्लस का 1, ठीक है। अब देखो इनको अगर मिलाते हैं तो अपने को कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलती है, इस प्रकार से मिलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से मिलती है। ये हो गया अपना साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब मैं सारी बातें यहीं से क्लियर करूंगा, अब ध्यान से समझना है। साइन एक्स का मान अपने को अधिकतम कितना मिला, हाईएस्ट जो है इस एक से ऊपर तो नहीं जा रहा, यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, एक से ऊपर नहीं जा रहा। आप कोई भी मान रख देना, साइन एक्स का मान जो है वो इस ग्राफ का जो मान है वो इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी अधिकतम एक ही मान अपने को यहां मिलेगा, तो अधिकतम मान तो कितना मिलेगा अपने को, एक, कि एक्स का मान कुछ भी रखो इसमें, अधिकतम आपको मान मिलेगा एक। न्यूनतम देखो वाई एक्स पर न्यूनतम मान कितना आ रहा है, -1, तो नीचे से नीचे ग्राफ कहाँ तक आ रहा है, अधिकतम ऊंचाई पर तो यहाँ तक जा रहा है, न्यूनतम यहाँ तक आ रहा है, इससे नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो न्यूनतम कितना हो गया, -1। अब ये बाकी के जो मान है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो मान है वो सारे सारे क्या रहे हैं, ये सभी मान जो आएंगे वो सभी क्या आएंगे, -1 से लेकर के और +1 के बीच में सारे मान अपने को मिलेंगे, -1 से लेकर +1 के बीच में सारे मान अपने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो साइन एक्स का जो प्रांत वो तो आर हो गया, साइन एक्स का परिसर सह प्रांत, अगर हम ये कहें कि भाई साइन एक्स जो है, साइन एक्स एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, ठीक है, और एफ जो है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर से आर में डिफाइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर तो हो गया प्रांत, और ये आर जो दूसरा आर है वो हो गया सह प्रांत। लेकिन मैंने यहाँ पर परिसर लिखा, केवल परिसर ये इसलिए लिखा है क्योंकि अब मुझे जरूरत ही परिसर की है अभी, ठीक है। प्रांत और सहप्रांत की बात, सहप्रांत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केवल परिसर की जरूरत है, तो परिसर मैंने लिखा है। परिसर तो ये पूछता भी एग्जाम में कि अगर आपसे कहेगी साइन एक्स का परिसर लिखो, तो साइन एक्स का परिसर जो -1 से 1 होगा, यानी साइन का अधिकतम मान 1 होगा, न्यूनतम मान -1 होगा, और बाकी मान इसी के बीच में आएंगे। जो एक्स का मान आप कुछ भी रखो, ठीक है ना, कोई भी वास्तविक संख्या रखो। इसी प्रकार से कोस एक्स की अगर बात करें तो कोस एक्स के अंदर भी आप कोई भी वास्तविक संख्या रखो, आपको मान जो -1 से 1 के बीच ही मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से टेन एक्स के अंदर, अब टेन एक्स के अंदर देखो क्या होता है, अब टेन एक्स जो होता है वो क्या होता है, साइन एक्स बटे कोस एक्स होता है, ठीक है। अब टेन एक्स बराबर ये हो गया, यानी एफ एक्स बराबर अपना दे रखा था टेन एक्स, और उस टेन एक्स को हमने लिख दिया साइन एक्स बटे कोस एक्स। अब देखो ये अपरिभाषित कब होगा, जब ये नीचे वाली चीज 0 हो जाए, और नीचे वाली चीज 0 कब होगी, यानी कोस एक्स 0 कब होगा, जब एक्स बराबर क्या हो, एक्स बराबर π/2 इस रूप में हो, यानी एक्स बराबर 90 डिग्री हो, तभी तो ये 0 होगा, यानी कोस 90 का मान तो 0 होता है। तो देखो कोस 2n + 1 × π/2 इस रूप में, यानी n बराबर अगर आप 0 रखोगे तो π/2 आएगा, n बराबर 1 रखोगे 3π/2 आएगा, यानी 270, कोस 270 का मान भी 0 होता है। तो r में से और कौन से मान निकाल देने हैं, यानी r में से वे मान निकाल देने हैं जो कोस x को 0 कर दे, और कोस x को 0 कौन से मान करेंगे, 2n + 1 × π/2 प्रकार के जो मान है वो इसको 0 कर देंगे, ठीक है, वो कोस एक्स को 0 बना देंगे, तो वो मान तो आपको आर में से निकाल देने हैं। बाकी आर में से सारे के सारे मान इसमें रख सकते हो। तो इसे टेन एक्स का जो प्रांत है वो क्या होगा, r - 2n + 1 × π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी इस प्रकार का जो समुच्चय है कैसा, यानी π/2 3π/2 5π/2 इस रूप के जो भी आएंगे ना, -π/2 -3π/2 इस रूप में जो भी आएंगे वो सारे सारे इसमें से आउट कर देने हैं, ठीक है ना, बाकी सारे सारे इसमें से आउट कर देने, ये हटा करके इनके अलावा कुछ भी मान आप रख सकते हो, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हो, आपको टेन एक्स का मान मिलेगा। और टेन एक्स का जो मान है वो क्या मिलेगा, कोई ना कोई वास्तविक संख्या मिलेगी, क्योंकि टेन एक्स का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो देखो मैं टेन एक्स का भी एक बना के दिखाता हूँ उसके बाद में, क्योंकि ये जो प्रांत और परिसर जो लिखे ना ये हम इन ग्राफों की सहायता से लिखते हैं। तो अगर टेन एक्स की मैं बात करूँ तो देखो ध्यान देना यार, ये 0, ये अब थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ π/2, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने पाई, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ π/4, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3π/4, और यहाँ पर -π/4, ये -π/2, इस प्रकार से लिखते जाएंगे, ठीक है। एक के लिए बात करते हैं बट अब देखो टेन एक्स के अंदर अगर आप x बराबर 0 रखोगे ना, तो ये आपका 1 हो गया, ये 2, ये 3,
-1 -2 -3 और f(x) बराबर है f(x) बराबर 10x, यानी f(x) को हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो y बराबर 10x आ गया, तो x बराबर 0 रखोगे ना, तो आपको y का मान क्या मिल जाएगा, y का मान भी 0 मिल जाएगा, क्योंकि 10 0 x 0 का मान 0 ही होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो अपने को मिल गई ये। अब x बराबर अगर π/4 लेते हो तो y बराबर कितना आएगा, 10 45 का मान 1 होता है, एक मान ये मिल गया अपने को। ठीक है, अब देखो अगर हम x बराबर π/3 लेते हैं, यानी 10 60 लेते हैं, तो y का मान कितना आएगा, √3 आएगा। √3 का मतलब क्या हुआ, √3 का मतलब हुआ कि 1.732 इस प्रकार से कुछ आएगा, 1.7। तो 1.7 मतलब 1 से ज़्यादा और 2 से कम, तो ये आ गया अपना कोण π/3, और यहाँ पर ये मान मिल गया अपने को ये। अब π/2 रखते ही क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसका मतलब ये π/2 की लाइन तो ये आएगी, है ना, x बराबर π/2 की लाइन तो ये आएगी। तो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये ऐसा आएगा, क्योंकि अनंत तो कोई होगा नहीं। अनंत का मतलब ये π/2 x बराबर π/2 जो लाइन है ना, इस लाइन की ये पैरेलल हो जाएगा आगे, इस प्रकार से बनाएगा ये। ठीक है ना, इसके पैरेलल समानांतर होते हुए, और इस प्रकार से अपने पास ये ग्राफ आएगा, और इधर जो है x बराबर -π/2 इसके समानांतर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ अपने को मिलेगा। ये मिलेगा किसका, 10x। अब देखो आप x के मान आप जो बढ़ाते जाओगे, रखते जाओगे, आपको ये मान जो मिलते जाएंगे, क्योंकि π/2 के ऊपर अनंत मिलेगा। अब π/2 के ऊपर अनंत मिलेगा, तो π/2 से पहले तो सारे मान अपने को मिल जाएंगे। अनंत तो बहुत x का y का मान अनंत बता रहा है, तो अनंत कोई संख्या तो होती नहीं, यानी सारे रियल नंबर मिल गए अपने को। ठीक है, इसी प्रकार से और बढ़ते जाओगे आगे, तो अपने पास जो ग्राफ आएगा वो दूसरी टाइप का आएगा। देखो अगर हम आगे बढ़ें तो देखो कैसा ग्राफ मिलता है अपने को, 3π/4 हो गया π/2 के, हाँ ठीक है। अब देखो अगर मैं रखूँ इसमें से आगे π/2 से थोड़ा ज़्यादा मान रखूँ, π/2 से ज़्यादा कौन, जैसे मान लो कि अगर π/2 और प्लस 120 डिग्री का मान अगर रखूँ मैं, तो 120 डिग्री का मान मतलब आपका 2π/3, x बराबर 2π/3 अगर मैं लूँ, तो 10 2π/3 का मान जो वो कितना आएगा, 10 2π/3 का जो मान है वो 10 2π/3 का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 10 2π/3 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये बन जाएगा अपना कोट π/3 बनेगा, और माइनस कोट π/3 में बनेगा, माइनस कोट π/3 का मान होगा -√3। ठीक है, √3 का मतलब ये हुआ माइनस का 1.732। तो देखो थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, यहाँ बढ़े हम, और मान अपने को यहाँ मिल गया। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं, 3π/4 पर चलते हैं। 3π/4 पर चलते हैं तो 10 3π/4 का जो मान है वो कितना आएगा, माइनस कोट π/4 आएगा, वो मान हो जाएगा कितना, -1। ठीक है, -1। फिर पाई पर चलेंगे तो हो जाएगा 0। तो अब की बार जो ग्राफ अपने को मिलेगा वो इस प्रकार से मिलेगा, इस प्रकार से। ठीक है, और फिर और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा फिर अपना π/2, और ये 3π/2 की लाइन आ जाएगी, और फिर ये जो ग्राफ है वो इसके पैरेलल इस तरीके से हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को ग्राफ मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सभी ग्राफ खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये अब देखो आप कि आप जो मान बढ़ा रहे हो, x के मान आप जो बढ़ा के ले रहे हो, आपको y के मान मिलते तो जा रहे हैं, लेकिन कौन से पर नहीं मिल रहे, न तो π/2 मिल रहा आपको, न 3π/2 मिल रहा। इस साइड अगर आएगा तो -π/2 पर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये इस लाइन को अनंत पर काटेगा जा करके। ठीक है, तो ये तो आपको हटा देने हैं, ये तो हटा देने हैं, बाकी आपको क्या मिल जाएगा, कोई ना कोई वास्तविक संख्या मिलती चली जाएगी। इसी प्रकार से कोटक्स के लिए क्या होगा, कोटक्स में नीचे कौन आएगा भाई, f(x) बराबर, अगर कोटक्स हो तो कोटक्स में क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा cos x और नीचे आएगा sin x। अब ये 0 कब होगा, क्योंकि ये 0 होती तो अनंत हो जाएगा ना भाई। f(x) अनंत कब होगा, जब ये sin x 0 हो जाए। अनंत का मतलब अपरिभाषित हो गया। तो sin 0 कब होगा, sin 0 जब होगा जब x बराबर क्या हो, n π रूप में हो। ठीक है, तो x बराबर n π अगर होगा तो x बराबर n π इसमें से निकाल दो, इस r में से भाई, इसके प्रांत में से जो अपना कोटक्स है इसके प्रांत में से हमें ये तो ले नहीं सकते, जो sin x को 0 बना दे वो मान नहीं ले सकते, तो वो मान कौन से होंगे, x बराबर n π होंगे। ये x बराबर n π मान है वो इसमें से प्रांत में से निकाल दो। ठीक है ना, n π का मतलब 0 π 2 π 3 π 4 π 6 π -π माइनस, इस प्रकार के जो सारे मान है वो आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से फिर इसका जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, यानी इनके जो परिसर आएगा वो क्या होगा, कोई वास्तविक संख्या आएगी। इस प्रकार से ग्राफ आएगा, थोड़ा उल्टी, इस बार उल्टा जाएगा, यूँ आ जाएगा। ठीक है, अब
सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स का जो अगर हम लिखें तो सेक एक्स में क्या होगा, वही बात आएगी। सेक एक्स में कौन है, नीचे कोस एक बटे कोस एक्स होता है, नीचे कोस आएगा। और कोस जीरो कब होता है, जब 2n+1 इंटू π/2 एक्स की जगह पर ऐसे मान रखे जाए, तो ये मान आउट कर देने हैं। और इस बार अगर आपको जो परिसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वास्तविक संख्या तो मिलेंगी, लेकिन कौन सी वास्तविक संख्या मिलेंगी, जो -1 और 1 के बीच में नहीं है। यानी -1 और 1 जो है इनको छोड़ करके -1 और 1 के बीच की जो -1 से जो बड़ी और 1 से छोटी, इनके बीच की संख्या आपको नहीं मिलेंगी। बाकी सारी वास्तविक संख्या मिल जाएंगी। -1 मिल जाएगा, +1 मिल जाएगा, लेकिन -1 से छोटी यानी माइनस का आधा नहीं मिलेगा, प्लस का आधा नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो परिसर है सेक एक्स का जो परिसर वो क्या आएगा, r -1 और +1। या यूं भी आ सकता है, देखो ये इसकी जगह पर परिसर की जगह ये जो है इसकी जगह पर ये भी लिखा जाता है -अनंत से और -1 ओपन इंटरवल और यूनियन +1 से +∞। इस प्रकार से ये भी लिखा जा सकता है। ये बात और ये बात दोनों ही की है। ठीक है, -अनंत से लेके -1 तक और +1 से लेके +अनंत तक, इनके बीच की संख्या जो है वो इसमें नहीं आएंगी। ठीक है, इसी प्रकार से ये कोसेक एक्स के लिए लिख सकते हैं। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था। अभी जो बात पढ़ रहे हैं हम, वो तो अभी 11वीं क्लास तक की बात है। मतलब ये चीज़ें हमें ग्राफ से संबंधित बात हम पढ़ रहे हैं। और ये जो चीज़ है ना, ये अभी मैंने प्रांत परिसर लिखे हैं। ये जब हम फलन पढ़ेंगे ना 11वीं क्लास के अंदर, जो एक्सरसाइज अपनी सेकंड जो थी उसके अंदर ये दे रखी है सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन वो अभी पढ़ी नहीं है ना पढ़ने, अपन तो केवल ट्रिग्नोमेट्री में पहुंच गए। ट्रिग्नोमेट्री में इसलिए पहुंच गए क्योंकि हमने 10th स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रखी थी, तो उसी से जुड़ती हुई सारी चीज़ें जो है वो आगे बढ़ गई। ठीक है, तो अभी फलन का जो कंसेप्ट है वो बचा हुआ है, और फलन के कंसेप्ट में प्रांत और परिसर और सहप्रांत उनकी चर्चा में विस्तृत रूप से करेंगे। ठीक है, यहाँ अपने को केवल जो मैं जिस बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैसे जनरेट हुए, वो हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, इनके प्रांत मिल गए, परिसर मिल गए। अब देखो, एक बार मैं फिर से वो साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूँ। साइन एक्स का ग्राफ हमने देखा था, वो इस प्रकार से आया था 3π/2 2π 1 -1 -π/2 -π, किस प्रकार से आया था। ठीक है, और ये इस प्रकार से ये हो गया और इस प्रकार से हो गया। ठीक है, -3π/2 और -2π, इस प्रकार से लिख दो। ठीक है, अब देखो फलन जो पढ़ रहे थे हम, फलन की बात हमने पढ़ी, उसमें फलन जो वो 4 प्रकार के होते हैं, एककी, बहुएककी, आच्छादक और अंतरक्षेपी। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं, छोटी सी बात करेंगे बस, खाली ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे। एफ को फलन है ए से बी में। ठीक है, इसके एलिमेंट 1 2 3, और ये जैसे मान लो कि मैंने लिखा ए बी सी लिख दिया। ए का प्रतिबिंब 1 है, मतलब ए का संबंध इस ए से है, 2 का बी से है, 3 का इस सी से है। एक अवयव का एक ही अवयव से संबंध है। ठीक है, सभी का अलग अलग अवयव का अलग अलग अवयव से संबंध है। तो ये अलग अलग अवयव का अलग अलग अवयव के साथ में संबंध है, तो ये जो फलन होगा ये हो गया आपका एककी। तो फिर बहुएककी कैसा होगा, बहुएककी तब होगा जब जैसे मान लो कि ये 2 अवयव हैं, ये वैसे तो प्रत्येक का एक अवयव के साथ ही संबंध है, लेकिन देखो ये 2 अवयव जो है, इन 2 अवयवों का एक के साथ संबंध हो गया। ठीक है ना, इन 2 अवयवों का एक के साथ संबंध हो गया, तो ये बन गया बहुएककी। यानी प्रांत के 2 अवयवों का, 2 या 2 से अधिक अवयवों का अगर किसी एक अवयव के साथ संबंध बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, बहुएककी हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है, ये तो हो गया एककी और बहुएककी की बात। आच्छादक के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो आपने क्या लिखा कि चलो ये लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिखा। अब ये फलन जो है ना, ए का संबंध है वो ए से है, 2 का वो भी ए से है, 3 का वो सी से है, बी खाली रह गया। अगर ये सहप्रांत जो है, अगर इसमें कोई अवयव खाली रह जाता है, अगर कोई अवयव खाली रह जाता है तो वो आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं, इसका मतलब वो अंतरक्षेपी है। और आच्छादक कब होगा, जब इसके सहप्रांत के, यानी ये जो आपने लिखा है समुच्चय, इसके सारे के सारे अवयव इसके अवयव के साथ में संबंधित हो जाएं, यानी यहाँ खाली नहीं बचना चाहिए कोई, जैसे ये लिख दिया। ठीक है, कोई खाली नहीं बचा, इसका मतलब कि ये क्या हो गया, आच्छादक फलन हो गया, कोई खाली नहीं है इसमें। अब क्या हुआ, एक के लिए क्या था कि प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत के एक अवयव के साथ संबंध है, एककी। बहुएककी क्या है कि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सहप्रांत के एक अवयव के साथ संबंध है,
तो बहुएककी, यानी जो एककी नहीं वो बहुएककी। भाई एककी क्या है, एक अवयव का एक के साथ संबंध है, ठीक है, और ऐसा नहीं है तो बहुएककी। आच्छादक क्या है कि सह-प्रांत का कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो उससे कोई मतलब नहीं है किसका किसके साथ संबंध बन रहा है वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस यहाँ को खाली नहीं बचना चाहिए, सभी का इसके साथ में संबंध हो जाना चाहिए, ठीक है, वो कैसा भी उनसे कोई मतलब नहीं है लेकिन हो जाना चाहिए तो वो आच्छादक है। और अगर ऐसा नहीं है, अगर कोई यहाँ खाली बच गया तो वो अंतरक्षेपी है। अब देखो ये चीज हमने क्यों पढ़ी कि कोई भी फलन एककी और आच्छादक अगर होगा तो ही उसका इन्वर्स होगा, क्योंकि फलन f अगर a से b में परिभाषित है, a से b में परिभाषित है तो इसका प्रतिलोम फलन f इनवर्स जो है वो क्या होगा, b से a में परिभाषित होगा, ठीक है, b से a में परिभाषित होगा। अगर ऐसा नहीं है, मतलब f एककी आच्छादक नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये इनवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिर ये फलन की परिभाषा को डिफाइन नहीं करेगा। जैसे मान लो कि मैंने ये लिखा कि अभी देखो मैं ये जो लिखा ये तो एककी और आच्छादक हो गया, क्योंकि एक अवयव का एक के साथ संबंध है और कोई खाली भी नहीं है, तो ये तो हो गया आच्छादक। अभी मैं बना रहा हूं कि ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और मैंने लिखा कि ये क्या हो गया, दो अवयवों का एक के साथ संबंध है, एककी नहीं है बहुएककी है, और आच्छादक भी नहीं है, एक खाली बच गया। चलो मान लेते हैं कि ये हो गया, अब ये आच्छादक तो बन गया, ठीक है, आच्छादक हो चाहे मत हो, मतलब एककी और आच्छादक दोनों होने चाहिए, ठीक है, तब तो ये इनवर्स होगा, अन्यथा इनवर्स नहीं होगा। अब देखो मैंने क्या लिखा कि चाहे तो इस रूप में ले लो, भाई एक एककी नहीं है और आच्छादक है, या मैं यहां भी लिख दूं तो ये एककी है, सॉरी एककी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है क्योंकि खाली बच गया, ठीक है। तो मैंने इस रूप में ये जो फलन f है इसके प्रांत ले लिए कि प्रांत में तो 1 2 3 अवयव ले लिए, सह प्रांत में मैंने a b c लिए और वो इस प्रकार से डिफाइन है, ठीक है। अब मैं f इनवर्स लिखता हूं, f इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा प्रांत और ये बन जाएगा आपका सह प्रांत। अब देखना ये a b c और ये 1 2 3, अब क्या था, a का जो संबंध है वो किसके साथ था, a के साथ था और 2 के साथ था अभी, और इसका c का किसके साथ में था, 3 के साथ में, b तो कोई है नहीं। फलन की परिभाषा क्या थी, फलन की परिभाषा ये थी कि जो प्रांत है उसका प्रत्येक अवयव का सहप्रांत किसी न किसी अवयव के साथ में संबंध होना चाहिए, अद्वितीय अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। अब देखो ये a जो है ना, ये दो अवयव के साथ संबंध रख रहा है, तो ये तो फलन नहीं है, ठीक है। इसीलिए हमने एककी और आच्छादक का कंसेप्ट यहां पर एक बार थोड़ा सा पढ़ा है, बाकी इसको विस्तृत तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एककी मतलब f(x) अगर एककी आच्छादक है तो ही उसका इनवर्स होगा। इसका मतलब ये है कि sin x cos x tan x cot x हमने लिखे हैं, ये इनवर्स होने के लिए कोई ना कोई कंडीशन होगी तब ये इनवर्स होंगे। क्या इस प्रांत में इनवर्स हो सकते हैं, इस प्रांत में इनवर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अब देखना क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपको ग्राफ की सहायता से एककी और आच्छादक करना हो तो आपको क्या करना है, एक्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ग्राफ को जितने बिंदु पर, अगर एक बिंदु पर काट रही है तब तो ये एककी है, और एक से ज्यादा बिंदु पर काट रही है तो ये एककी नहीं है। देखो ये कितनी बार काट रही है, 1 2 3 4 और भी आगे काटती जाएगी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि ये लाइन जो है वो इस ग्राफ को, इस प्रांत की अगर हम बात करें, आर के अंदर बात करें तो, क्योंकि ये तो और आगे चलता जाएगा, ये तो आर में तो हमने लिमिट के पॉइंट तो रखे हैं, भी थोड़े से पॉइंट तो रखे हैं और भी आगे बढ़ेंगे, इस साइड भी बढ़ेंगे, तो ये कई बिंदु पर काटेगा। इसका मतलब ये फलन जो है वो इस प्रांत में एककी तो नहीं है, ठीक है, एककी नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रांत है ना, इसको हमें करना पड़ेगा छोटा, इस प्रांत को करना पड़ेगा हमें छोटा, तभी अपने को बने मिलेगा इनवर्स, ठीक है ना। इस प्रांत को हमें बनाना पड़ेगा छोटा। अब देखो मैं इस ग्राफ को देखता हूं और फिर मैं बनाता हूं इसको छोटा, क्या बनता है। देखो मैं ये चाह रहा हूं कि इस ग्राफ के अंदर मैं छोटा सा भाग लूं इस ग्राफ का, ताकि मुझे इस एक्सिस के पैरेलल को लाइन खींचूं और लाइन खींचते ही वो लाइन इस ग्राफ को एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर काटेगी तो वो एक क्यों जाएगा। अब देखना मैं यहां से लेकर के और यहां तक का भाग ले लूं, यहां से लेकर के मैं यहां तक का भाग ले लूं, इतना सा भाग, तो भी अगर मैं इसके समानांतर कोई रेखा खींचूंगा तो एक रेखा एक ही बिंदु पर काटेगी, इसको अगर खींचो तो, चाहे मैं इस पर खींच लूं, ठीक है। अब देखो मैं केवल यहां से लेकर के यहां तक का लूंगा, क्योंकि मुझे दोनों ही दिखाने हैं, और जब भी हमें कोई प्रांत लेना हो तो हम मूल बिंदु के नजदीक लेंगे, ठीक है। हालांकि ये यहां तक का भी, इसमें भी ये क्या है, एककी है, एककी भी है, आच्छादक भी है, यहां तक भी एककी और आच्छादक है, यहां पर भी एककी आच्छादक है, लेकिन हमें ये लेना है यहां तक का, ठीक है। तो क्योंकि हम तो मूल बिंदु के नजदीक देखेंगे ना, तो अपना -π/2 से लेकर के और π/2 तक, क्योंकि छोटे कोणों के लिए हम देखेंगे
तो 0 से लेके π/2 तो 0 से लेके -π/2, तो यानी क्लॉकवाइज चलेंगे तब तो आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 0 से π/2 हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो -0 से ऐसे हो जाएगा भाई, ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, तो इस साइड चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 0 से π/2 हो जाएगा, और क्लॉकवाइज चलेंगे जब क्या हो जाएगा, ये -π/2 -π -3π/2 और -2π। ठीक है, तो देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का भाग हमने ले लिया। अब इसमें अगर आप ग्राफ खींचोगे ना, अक्सर के समानांतर कोई रेखा खींचोगे तो वो इसको एक ही बिंदु काटेगी, मतलब एक की है। और अब देखो ये जो कहीं मुड़ तो रहा नहीं है, ठीक है, तो ये आच्छादक भी है, क्योंकि हर मान के लिए अपने को एक अलग से मान मिलेगा। ठीक है भाई, -1 से लेकर के +1 के बीच में आपको सभी के सभी मान जो है ना वो किसी न किसी के प्रतिबिंब बन रहे हैं, क्योंकि -π/2 से π/2 तक के मान रख रहे हैं, तभी तो ये मान मिल रहे हैं अपने को। ठीक है, अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर ये बात करूँ तो ये हुआ कि भाई माइनस, यहाँ को जैसे मान लो कि मैंने π/4 लिया, -π/4 लिया, ठीक है ना, -π/4 लिया, और उस -π/4 के ऊपर ही तो मुझे हर इसके बीच में कोई इनको मान मिला है। ठीक है ना, तो इसका कोई इनको मान जो वो इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, यानी इसके साथ में ये संबंध रखेगा। तो परिसर की आपकी आच्छादक की क्या परिभाषा थी कि ये जो बनेगा इस आपका जो प्रांत है, इसके सारे सारे अवयव जो हैं वो प्रतिबिंब बन जाने चाहिए, यानी इससे के साथ में उनका संबंध हो जाना चाहिए। तो ये जो लाइन ना, इस लाइन के ऊपर सारे सारे अवयव मिल रहे हैं, वो -1 से 1 के बीच के ही हैं, और वो सारे सारे क्या हैं, संबंधित तो हैं भाई। -π/2 से π/2 के बीच में अगर आप रख रहे हो तभी तो मिल रहे हैं वो, तो इसका मतलब वो संबंधित तो है ही। तो -π/2 से लेकर के और +π/2 के बीच का ये जो भाग है, इतना से भाग में ये जो फलन आपका कौन, f(x) = sin x, ये क्या हो गया, एक की भी है और आच्छादक भी है। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जो पढ़ेंगे, बात जो हम करने वाले हैं वो अब करने वाले हैं क्या, कि प्रतिलोम फलन के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए, अब प्रतिलोम फलन के लिए क्या होगा, प्रतिलोम फलन कब मिलेगा, जब sin x, यहां तो लिख रहा हूं मैं फलन, और यहां लिख रहा हूं इसका प्रांत, और यहां लिख रहा हूं मैं परिसर। ठीक है, फलन अपने पास sin x है, तो sin x का अगर प्रांत हम कर दें कितना, -π/2 से π/2 कर दें, ठीक है, तब अपने को जो ये sin x है इस प्रांत के अंदर एककी भी होगा और आच्छादक भी होगा, और इसका इनवर्स भी मिल जाएगा। अगर कोई फलन एककी आच्छादक है तो ही उसका इनवर्स मिलेगा। ठीक है, और परिसर जो वो कितना आएगा, -1 से 1। ये cos x 0 से पाई करेंगे, इसी प्रकार से जैसे मैंने उसमें साइन में ढूंढा ना, उसी प्रकार से 0 से पाई के बीच में ये क्या जाएगा, -1 से 1। फिर tan x ये आएगा -π/2 से ओपन इंटरवल π/2, और ये क्या मिल जाएगा आपको, r। cot x ये आएगा ओपन इंटरवल 0 से पाई r, और ये sec x क्या आएगा, sec x में आएगा 0 से पाई तो आएगा ओपन इंटरवल, और इसमें से क्या निकाल देना, π/2 निकाल देना भाई। ठीक है, और आपको जो मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, r -1 से 1। और cosec x में क्या होगा, cosec x में होगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल आएगा भैया। ठीक है, और इसमें से क्या आउट कर देना है, इसमें से 0 आउट कर देना है, और r -1। अब देखो, अगर ऐसा प्रांत मिले अपने को, ऐसा अगर प्रांत मिले तो उस प्रांत के अंदर ये जो sin x cos x जो है, इन प्रांतों के अंदर ये क्या होंगे, प्रतिलोम फलन होंगे। अब प्रतिलोम फलन है तो फिर क्या होगा, देखो अब प्रतिलोम के लिए कंडीशन तो पता चल गया अपने को कि भाई इनका प्रतिलोम तभी होगा जब इनका प्रांत इस रूप में होगा। ठीक है, अब देखो हम लिख रहे हैं प्रतिलोम फलन। अगर देखो f(x) बराबर हमारे पास क्या है, sin x। ठीक है, तो sin x से जो है वो कहां से कहां डिफाइन है, f(x) जो वो क्या से कहा है, f जो है वो -π/2 से और π/2 -π/2 से π/2 ये से लेकर के और -1 से 1 में अगर ये डिफाइन है तो f इनवर्स भी विद्यमान होगा। f इनवर्स विद्यमान होगा वो कहाँ से का होगा, -1 से -1 यानी इस अंतराल से लेकर के और -π/2 यानी इस सेट के अंदर ये विद्यमान होगा। और sin x का प्रतिलोम फलन क्या होगा, साइन इनवर्स, और x के ऊपर हम कोई दूसरा एलिमेंट लिखता हूँ, चलो y लिख देता हूँ। ठीक है,
तो एफ साइन एक्स का जो प्रतिलोम होगा वो कौन होगा, साइन इनवर्स वाई, यानी साइन का प्रतिलोम साइन इनवर्स लिखेंगे। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं कि इन सभी, ये तो प्रतिलोम फलनों के लिए, प्रतिलोम फलन के लिए प्रांत ये होना चाहिए। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन और फिर उसका प्रांत और फिर उसका हो जाएगा परिसर। ठीक है, तो एफ अगर ए से बी में है, एफ ए से बी में डिफाइन है, तो एफ इनवर्स क्या होगा, कहाँ होगा, बी से ए में डिफाइन होगा। इसका मतलब ये प्रांत, ये सह प्रांत था, तो अब सह प्रांत वो तो बन जाएगा प्रांत, और जो प्रांत वो बन जाएगा सह प्रांत। और एककी आच्छादक है तभी इसका इनवर्स होगा। एककी आच्छादक में प्रांत और सह प्रांत और परिसर बराबर होते हैं, इसलिए हम ये कह देते हैं कि ये तो प्रांत है, ये परिसर है। ठीक है, तो अब देखो प्रतिलोम फलन यानी साइन इनवर्स एक्स, अब इसका प्रांत क्या होगा, जो इसका परिसर है वो होगा, भाई साइन एक्स का जो परिसर वो इसका क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा। तो -1 से 1, और इसका जो परिसर है वो तो बन गया प्रांत, और इसका प्रांत वो इसका बन जाएगा परिसर, -π/2 से π/2। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स -1 से 1, 0 से पाई, क्लोज इंटरवल है। टेन इनवर्स एक्स में क्या आएगा, ये तो आएगा रियल नंबर, और ये आ जाएगा ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और कोट इनवर्स एक्स आर, ये क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई, और सेक इनवर्स एक्स में क्या आ जाएगा, -r से -1 से 1, और 0 से पाई -π/2। ठीक है, और कोसेक इनवर्स एक्स से क्या आ जाएगा, r माइनस, इसमें से क्या निकाल देना है, ये देखो इसमें फ़र्क का भी ध्यान रखना। ठीक है ना, उसका मतलब तो ये हुआ कि वो तो लिखा है मंजिला क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब केवल 2 एलिमेंट है, -1 और 1, लेकिन ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि -1 और 1 के बीच की सारी संख्या है। ठीक है, तो -1 और 1, और क्या आ जाएगा -π/2 से π/2 तो लेना है, और इसमें से क्या आउट कर देना है, 0 आउट कर देना है। ठीक है, ये आ गया। अब असली जो कहानी है अपनी इस एक्सरसाइज की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है। अभी जो मैंने पढ़ा है यहाँ केवल अगर हम 12वीं क्लास की बात करें तो कोई ऑब्जेक्टिव टाइप में पर्सन पूछ सकता है, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पर्सन इसलिए ऐसा पूछ सकता है कि भाई साइन एक्स जो है इसका प्रतिलोम विद्यमान होगा यदि उसका साइन एक्स का प्रांत ये हो या ये हो या ये हो, इस प्रकार से अपने को 4 ऑप्शन बना के दे देगा और कहेगा कि साइन इनवर्स एक्स जो वो कब विद्यमान होगा। तो अगर साइन एक्स जो है वो इनवर्स विद्यमान होगा कब, जब प्रांत ऐसा होगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें यहाँ से पूछ सकता है, इसलिए हमने पढ़ी है। बाकी जो वो अभी प्रश्नों को जब सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें कोई काम में नहीं आएंगी। प्रश्नों में जो काम आने वाली है वो ये काम में आने वाली है। इसको अपने को एकदम से रट लेना है, एकदम से दिमाग में इसको फीड कर लेना है। इसको बोलते हैं मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा, और यही जो है वो अपने बहुत ज़्यादा काम में आएगी। ठीक है, इसको अपने को याद कर लेना कंप्लीट। अब जो अपना बेसिक जो था वो अपने यहाँ कंप्लीट करते हैं। अब हमारी एंट्री होगी एक्सरसाइज जो अपनी 2.1 है उसमें। ठीक है, तो अपने अगली क्लास से शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.1। ये हो सकता है कि आज की चीज़ें थोड़ी सी थ्योरेटिकल जो पढ़ी हमने तो हो सकता है कि थोड़ी सी कठिन लगे, थोड़ी समझने में दिक्कत आए, लेकिन ये चीज़ें जो आज मैंने बताई है जब हम फलन को पढ़ेंगे उस समय सारी चीज़ें जो हम एक बार उसमें दोबारा इनको बताऊंगा और दोबारा बताऊंगा तो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। कल जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 उसमें तो केवल ये याद अपने को रखना है, ये चीज़ें जो ये टेबल जो है ना ये बस अपने को याद रख लेनी है। इसको याद रखते ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 यानी एक्सरसाइज 2 वो कंप्लीट ही हो जाएगी अगर ये अपने अच्छे से दिमाग में कर लिए तो। बाकी जो मैंने बताई है वो चीज़ें कि एक क्या था कि कोई बात इसमें नहीं होगी। और ठीक है ना, एक क्या जाता तो केवल इनवर्स विद्यमान होने के लिए कंडीशन है कि कोई भी फलन है उसका इनवर्स तभी विद्यमान होगा जब वो एक की और आच्छादक होगा, और एक की और आच्छादक की, इसीलिए मुझे ये बात बीच में करनी पड़ी। तो अपन मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।